सभी को नमस्कार। जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट के एक्ट की पीडीएफ या कोई रूल की पीडीएफ डाउनलोड की और उसको पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था। इसी तरह से कैसे मेरे को लगता है कि आप लोग जो ये वीडियो देखने आए हैं वो भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहे होंगे और आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो रूल्स हैं रेगुलेशन हैं उनको समझना और या इसकी वीडियो को देखने के बाद उनको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो शुरू करते हैं जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो किसी भी एक्ट के चैप्टर होते हैं, चैप्टर के सेक्शन होते हैं। तो चैप्टर 1 में हमारे 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे। सेक्शन 1 है जो टाइटल के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। तो जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बाद इसको रिफॉर्म करके या अमेंड करके बोल लो आप, दूसरा एक्ट लाया गया था, वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं बताऊं आपको तो ये एक कंज्यूमर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था कि कोई उसको तंग ना कर पाए, कोई कंपनी, कोई ग्राहक परेशान ना हो किस चीज़ से, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था ये। तो इस एक्ट के अंदर पूरा इंडिया हमारा कवर है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर कवर नहीं था, बट बाद में जो 2019 का एक्ट बताया मैंने आपको, उसके अंदर जम्मू कश्मीर को भी कवर कर लिया गया था, जो कि डेट थी उसकी 31 अक्टूबर 2019। और ये कवर करता है सभी गुड्स और सर्विस को। अब गुड्स क्या हैं और सर्विस क्या हैं? गुड्स मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं, हम बोतल खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, कोई फिजिकल चीज़ मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। और कोई हम सर्विस खरीदते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें सर्विस दे रहे हैं। या हम किसी वकील के पास जाते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी कर रहा है तो वो हमें अपनी सर्विस दे रहा है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये होता है गुड्स और सर्विस। तो ये इसमें दोनों तरीके की सारी गुड्स और सर्विस कवर होती हैं प्रोटेक्शन एक्ट में। तो इसमें कुछ की डेफिनेशन होती हैं कि कंज्यूमर कौन है, कंप्लेंट कौन कर सकता है, और क्या कंप्लेंट क्या होती है, और डिफेक्ट क्या होते हैं, डेफिशिएंसी क्या होती है, अनफेयर ट्रेड क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड क्या होती है। तो कंज्यूमर कोई भी एनी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन या कोई ग्रुप या कोई कंपनी या गवर्नमेंट खुद, ये कस्टमर हो सकती है, कंज्यूमर हो सकती है। कंप्लेनेंट, जो कंज्यूमर होता है वही कंप्लेनेंट होता है। ओके, सिंपल है। कंप्लेंट, कोई भी लीगल रिटर्न में फॉर्मली आप एलिगेशन लगाते हो किसी कंपनी के ऊपर कि हमने ये प्रोडक्ट या सर्विस बाय की और हमें जो बोला गया था वो नहीं मिला, या इसमें कोई डिफेक्ट आ गया बाद में, तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन करोगे तो उसको कंप्लेंट बोलेंगे। डिफेक्ट, डिफेक्ट होता है कि मतलब कोई चीज़ खरीदा आपने, उसमें खराबी आ गई, वो किसी भी तरीके की खराबी हो सकती है ना, फिजिकली, या सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस बंद कर दी, वो भी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी, सॉरी, डिफेक्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, मतलब गुड्स के अंदर, डेफिशिएंसी होते हैं सर्विसेज के अंदर। ओके, अगर आप समझ पा रहे हैं। अनफेयर ट्रेड्स होती है जी कि फाल एडवर्टाइज किया कि दिखाया कुछ, दिया कुछ, बोला कि 100 रुपये में देंगे, दिया 110 रुपये में, है ना। ऐसा ही एडवर्टाइज किया कि एक बार में दिखाया कि 100 रुपये में मिल रहा है, जब आप प्रोडक्ट लेने गए तो 110 रुपये बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं अनफेयर एडवर्टाइज प्रैक्टिस, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये क्या है कि ऐसा कोई सामान है कि जो कि आपने ख़रीदा, फिर उसके साथ में आपको कोई और सामान भी ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है, या आपको उस सामान को चलाने के लिए एक और सामान ज़बरदस्ती ख़रीदना पड़ रहा है। जैसे कि इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एप्पल आईफोन कंपनी, जो है आपको पता ही होगा, आईफोन किसी दूसरे चीज़ के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं आराम से, तो आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं जो कि आईफोन के लिए एप्पल ने बनाई हुई हैं। ये एक्ट जो है कन्फ्लिक्ट नहीं करता बाकी और लॉ जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं या जो भी कोर्ट के लॉ हैं, ये उनके साथ बस एडिशन में काम करता है ना।
समझ पा रहे हैं, ये उनके विपरीत नहीं है, ये उनके एडिशन में है। तो चैप्टर 2 है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। काउंसिल मतलब एक संगठन जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि वो जज करता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं देश में, उनके बारे में होता है ये। तो सेक्शन 4 है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो सेंटर है, तो जैसे देख पा रहे हैं आप, सेंटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसका हेड होता है, लीड करता है इसको। और कुछ इसके अदर मतलब कुछ ग्रुप में और भी लोग होते हैं। इसकी जो मीटिंग है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, साल में एक बार ज़रूरी है, बाकी ज़्यादा भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सेंट्रल काउंसिल का? प्रोटेक्ट करते हैं एक सेंट्रल लेवल पे, मतलब पूरे देश के लेवल पे, कि कोई कंज्यूमर हजार्ड ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, या कोई दिक्कत ना आए उसको किसी भी गुड्स और सर्विस को लेकर। इंश्योर करते हैं कि जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को मिले किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड से कंज्यूमर को बचाया जा सके, और कंज्यूमर को अच्छे से एजुकेट किया जा सके। इस बारे में ये काउंसिल काम करती है। उसी तरीके से हर स्टेट की भी एक काउंसिल होती है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 7 में ये एस्टेब्लिशमेंट सेंटर की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो स्टेट का है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो इसको लीड करते हैं, और बाकी कुछ सदस्य और भी होते हैं इसमें मेंबर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वही इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उसको अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड से बचाना, है ना। चैप्टर 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एजेंसीज, मतलब अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, उस बारे में है ये चैप्टर 3। तो सेक्शन 9 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स। कोर्ट कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के कोर्ट हैं हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और उसके ऊपर होता है फिर सुप्रीम कोर्ट। तो फिर देख सकते हैं आप, शुरू करते हैं हम। देयर आर 3 लेवल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। ठीक है, पहले इनकी जो लिमिट थी वो थी 20 लाख से जो नीचे के केस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते थे, बट 2019 में इसको बढ़ा के 1 करोड़ के नीचे कर दिया गया है। स्टेट लेवल के जो कमीशन है उसमें पहले होता था 20 लाख से 1 करोड़ तक, बट 2019 में इसको भी बढ़ा के 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। और नेशनल कमीशन इसमें पहले होता था जो 1 करोड़ से ऊपर है, बट इसको भी बढ़ा के अब 10 करोड़ से ऊपर कर दिया गया है। सेक्शन 10 में है कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई है उसके बारे में है ये सेक्शन 10। तो इसका एक प्रेसिडेंट होता है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जज होना चाहिए, है ना। करंट में है या रिटायर हो चुका है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होना चाहिए जो कि इसका प्रेसिडेंट बनेगा। 2 मेंबर इसमें और होते हैं जिनमें दोनों को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट पॉलिटिक्स और अकाउंटेंसी और इंडस्ट्रीज और कस्टमर, मतलब इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जो 2 मेंबर होंगे उनमें से एक मेंबर एक वुमेन होनी ज़रूरी है। सेक्शन 11 कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर्म्स हैं वो जुरिडिक्शन उनका कहाँ तक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फॉर्म्स हैं वो 20 लाख से नीचे के केस देखते हैं, बट अभी उनको बढ़ा के कर दिया गया है 1 CR से नीचे के केसेस 2019 के बाद। सेक्शन 12 इसके बाद हम पहले इसको समझते हैं, इसके बाद हम 2019 का भी देखेंगे कि क्या क्या नया उसमें ऐड हुआ है और उसके सेक्शन भी देखेंगे क्या क्या उसमें है। सेक्शन 12
हाउ टू फाइल कंप्लेंट, कि इसमें जो हम अगर कंप्लेंट फाइल करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। एक कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बाय कंज्यूमर, जैसे मैंने बताया था कंज्यूमर, या कोई ग्रुप है कंज्यूमर का वो भी कर सकता है, या गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर की तरह को, गवर्नमेंट भी कोई प्रोडक्ट खरीदती है कंपनियों से, उसको भी अगर कोई दिक्कत है तो वो भी इसमें कंप्लेन कर सकती है। अगर इसमें कंप्लेन हुई है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये है अपना सेक्शन 13 के बारे में। तो अगर कंप्लेन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी कंप्लेन की कॉपी को भेजती है अपोजिट पार्टी को, और अपोजिट पार्टी के पास 30 दिन का टाइम होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्स देने का। अगर अगर जो फॉर्म्स है हमारी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है उसको लगता है कि इसमें हमें लेबोरेटरी टेस्ट करवा देना चाहिए, तो गवर्नमेंट लेबोरेटरी के अंदर भी इसका टेस्ट करवाना जाता है। और गवर्नमेंट लेबोरेटरी वो होती हैं जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लेबोरेटरी है, या स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर कोई ऐसी लेबोरेटरी है जो जिसका खर्चा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा गिलास सूखता है, पानी पी लेता हूँ। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अपनी हियरिंग शुरू कर सकती है केस के बारे में। सेक्शन 14 है कि वो ऑर्डर किस तरीके के ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म दे सकती है। तो वो दे सकती है कि कोई डिफेक्टिव गुड था तो उसको रिपेयर करने के या रिप्लेस करने का, या फिर को कस्टमर को पूरा अमाउंट जो उसने पे किया था प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसको रिफ़ंड करने का, या कंपनसेशन कि जो उसका डैमेज हुआ है, मान लो कोई आपने गाड़ी खरीदी उसकी वजह से कोई और भी आपका डैमेज हो गया तो उसका कंपनसेशन के लिए भी जो है कोर्ट, ये है जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है। और अनफेयर ट्रेड्स और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड को भी स्टॉप कर सकती है। जैसे कि आपको पता है पहले आईफोन में सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट ही आता था, बट अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि सभी मोबाइल्स में टाइप सी का यूज किया जाएगा, तो उस कारण अब आईफोन्स भी टाइप सी के साथ आ रहे हैं। ये होता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड को ख़त्म करना। सेक्शन 15 है कि अगर इस कोर्ट ने, अगर आप अपोजिट पार्टी हैं और इस कोर्ट ने आपके खिलाफ़ कोई ऑर्डर निकाल दिया है तो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं। तो अपील आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं विद इन 30 डेज। बट अगर कोई आपके पास मतलब ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप कंप्लेन नहीं कर पाए और स्टेट कमीशन उस पर संतुष्ट है तो आपको 30 डेज से ऊपर का भी टाइम दिया जा सकता है। ये हर जगह होता है ये रूल, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो अगर अपील का जो भी टाइम लिमिट है उससे ऊपर का टाइम भी देती है, बट उस कोर्ट को ऐसा रीजन से ये होता है कि जिससे वो संतुष्ट हो पाएँ, सेटिस्फाइड हो पाएँ। अब है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 16, स्टेट कमीशन के कंपोजिशन के बारे में कि स्टेट कमीशन किस तरीके से बना होता है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है जो कि एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या रिटायर हो गया या करंटली है। 2 मेंबर होंगे, उनमें से एक वूमेन होएगी, और दोनों की क्वालिटी वही होनी चाहिए जो पिछले में थी कि वो एजुकेटेड होने चाहिए, पॉलिटिकल्स के बारे में और फाइनेंस के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। ज्यूरिडिक्शन क्या है, जैसे आप पहले ही जान चुके हैं, आपको पता ही है 20 लाख से 1 CR का था पहले, बट अब चेंज हो गया है, 1 CR से 10 CR कर दिया गया है। जो केस हैं 1 CR से 10 CR जो कि 2019 के बाद हैं। इसमें अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और क्वेश्चन आ गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1800 या 1986 में स्टेट कमीशन की लिमिट क्या थी, तो आपका आंसर होगा 22 1 CR। बट अगर पूछा है 2019 के बारे में तो होगा 1 CR to 10 CR। ओके। और ये अपील सुनती है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई होती हैं इसके बारे में। प्रोसीजर क्या है, वही है सेम है जैसा प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है वैसा ही इसका है। सॉरी, मैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स को बार बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
सेक्शन 19 में क्या है कि अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो कहाँ होगी, वो होएगी नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज। और जो कि मैंने बताया आपको पहले ही कि इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है अगर कोई ऐसा रीजन है जिसको जो नेशनल कमीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब है हमारा सेक्शन 20 कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन। इसमें भी एक प्रेजेंट होता है और इसके 4 मेंबर होते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में 2-2 मेंबर थे, नेशनल में 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर में से एक वुमेन होनी चाहिए, ज़रूरी है। और बाकी क्वालिटीज़ वही हैं कि एजुकेटेड होने चाहिए, फाइनेंस, पॉलिटिकल और अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या मतलब रह चुका है। या? जो डिस्ट्रिक्ट में था था डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होना चाहिए, जो स्टेट में था वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और जो नेशनल का है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन सेक्शन 21। आप ये सेक्शन भी याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें सेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसके बाद आप अपनी पीडीएफ पढ़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की पीडीएफ है तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। इसी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आती है जब मैं किसी गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली पढ़ता हूँ। तो नेशनल कमीशन में जो है केस होते हैं वो एबो 1 CR होते हैं, बट 2019 के बाद एबो 10 CR हो गए हैं। और अपील सुनता है जो स्टेट कमीशन से आए हैं इसके पास। प्रोसीजर क्या है, वही है जो बाकी दोनों का था, वही सेम प्रोसीजर इसका है। या फिर बोल सकते हैं आप जो लोअर कोर्ट्स का प्रोसीजर है वही इसका है। किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अपील, इसके अगेंस्ट अपील कहाँ की जा सकती है? इसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली विद इन 30 डेज, और उस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया। फाइनल ऑर्डर, अगर कोई भी अपील नहीं की जाती तो पिछले तीनों कोर्ट के ऑर्डर जो उन्होंने दिए हैं वो फाइनल माने जाते हैं, अगर आप कोई अपील उनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। ये तो जनरल नॉलेज की बात है, शायद आपको सबको पता होना चाहिए। टाइम लिमिट और फिलिंग कंप्लेंट्स, ये मतलब है कि अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम कितने दिन के अंदर कंप्लेंट अगर हमने फाइल करना चाह रहे हैं तो कितने दिन के अंदर कर देनी चाहिए। तो कंप्लेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जब से आपके पास इशू हुआ है किसी प्रोडक्ट को लेके, उससे आपको 2 साल का पीरियड होता है जिसमें आप कंप्लेंट करना ज़रूरी है। अगर 2 साल के बाद कर रहे हैं तो एक रीज़न होना चाहिए आपके पास जो कोर्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं जो कि है मिसलेनियस। सेक्शन 25 है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स। जो ये कोर्ट ऑर्डर देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन, तो ये उसी प्रकार से माने जाते हैं जैसे कि एक सिविल कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। ओके। डिसमिसल ऑफ फाइल्स कंप्लेंट, कि अगर आपने कोई झूठी कंप्लेन की है तो उसमें आपके ऊपर क्या पेनल्टी होगी, क्या फ़ाइन होगा, ये है सेक्शन 26 में। अगर आपकी कंप्लेन कोई फॉल्स निकलती है या आप हरासमेंट करना चाहते हैं किसी सेलर्स को या कंपनी को ऐसे ही, तो आप पे के ऊपर कोर्ट है जो फ़ाइन लगा सकती है, वो है अप टू 10,000, 10,000 तक का फ़ाइन लगा सकती है। उसी तरीके से अगर जो है कंपनी है या जो है सेलर है वो सॉरी, कॉल की वजह से बीच में हमें वीडियो रोकनी पड़ी, तो कंटिन्यू करते हैं कि अगर जो है सेलर या कंपनी जो ऑर्डर को मानने से मना कर देती है तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट है। तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 1 से 3 साल तक, या उस पर फ़ाइन लगाया जा सकता है 2,000 से 10,000 रुपये तक, या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। कहीं भी आपको, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कहीं आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ, तो वो काफ़ी बार सही मतलब करेक्ट आंसर होता है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 28।
प्रोटेक्शन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि अगर कस्टमर के कंज्यूमर के गुड फेथ में कोई भी अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है तो उस ऑर्डर को शू नहीं किया जा सकता कोर्ट में। ये मतलब अथॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये है सेक्शन 28। सेक्शन 29 क्या है? पावर टू सॉल्व डिफ़िकल्टीज़, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कोई नया रूल बनाने की या कुछ रूल चेंज करने की, कि कोई इन जो फॉर्म्स है हमारी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल, इनके काम में कोई दिक्कत आ रही है और उसको ठीक करने के लिए कोई रूल बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि वो कोई भी रूल बना सकती हैं इसको डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए। और ये फाइनल हो गया है हमारा चैप्टर। बाकी आप पीडीएफ से ज़रूर पढ़िएगा एक बार, ताकि आपको। सभी को नमस्कार। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम